क्लास, गुड इवनिंग। आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन के बारे में समझाने की कोशिश की थी। एंड हमें पता है दैट देयर आर 5 इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू विच हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हम आपका जो सबसे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक केमिकल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का, दैट इज चेंज इन स्टेट, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और क्लास की स्टार्टिंग जो है वो आज का टॉपिक नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम एक और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, विच इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। और उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम क्या है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। तो मैं आपको प्रीवियस का थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था दैट देयर आर 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स on which you can decide that the chemical reaction has taken place or not. So वो जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो कुछ इस तरीके से थे: चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो बाकी के जो पिछले 2 लेक्चर्स थे आपके, उसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस को समझ लिया विथ द एग्जाम्पल्स। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी देखा विथ एग्जाम्पल। फिर हमने चेंज इन कलर के भी कुछ एग्जाम्पल्स किए। हमने चेंज इन टेम्परेचर, जिसमें कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के डेफिनेशन विद देयर प्रॉपर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। और आज हम सबसे लास्ट जो आपका 5th कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम बोल रहे हैं चेंज इन स्टेट, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो चेंज इन स्टेट बेसिकली हमें पता है दैट देयर आर 3 स्टेट्स बेसिकली, जिसमें कि कुछ तो आपको 9th में ही पढ़ा दिया गया है। 9th का जो फर्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें आपसे स्टेट्स के बारे में ही डिस्कस किया गया है। तो हमें पता है दैट देयर आर 3 मेजर स्टेट्स जो होते हैं: सॉलिड, जिसको हम कैप इस तरीके से एस से डिनोट करते हैं। देन वी हैव लिक्विड, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। एंड देन वी हैव गैस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि ये सारे सॉलिड, लिक्विड और जो गैस हैं ये आपस में इंटर कन्वर्जिबल होते हैं। मतलब आप बहुत आसानी से सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हो, लिक्विड से गैस में जा सकते हो, अगेन आप गैस से लिक्विड बना सकते हो, गैस से सॉलिड भी बना सकते हो। दैट मीन्स ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। आप बहुत आराम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कन्वर्जन करते वक्त। पहला है टेम्परेचर, जो फर्स्ट फैक्टर है अगर आपको सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से गैस जाना है। तो जो पहली चीज है जिसका ध्यान आपको मेजरली रखना होगा वो है टेम्परेचर। एंड जो दूसरी चीज है वो है प्रेशर। तो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हम बहुत आराम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। ये जो बातें मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, दिस इज बेसिकली फ्रॉम क्लास 9th। क्लास 9th में आपने केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे टर्म्स पढ़े होंगे: इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिफ्यूजन, सब्लिमेशन, राइट। सो बेसिकली ये सारे टर्म्स क्या थे? ये सारे टर्म्स इस चीज को डिफाइन करते थे कि जब आप सॉलिड से लिक्विड जाते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब आप लिक्विड से गैस जाते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब आप गैस टू सॉलिड वापस जाते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप जाकर के एक बार क्लास 9th वाला लेक्चर जरूर देख लेंगे। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम क्लास 10th की बात करते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हम कोई रिएक्शन लिख रहे होते हैं, जब हम कोई रिएक्शन लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारे रिएक्टेंट्स का स्टेट और हमारे प्रोडक्ट का जो स्टेट है वो काफी डिफरेंट होता है। मतलब लेट्स से अगर मैंने रिएक्टेंट्स में सॉलिड लिया है तो हो सकता है कि मुझे प्रोडक्ट लिक्विड मिले, या अगर मैंने रिएक्टेंट में लिक्विड लिया है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट मुझे सॉलिड मिले। सो आफ्टर रिएक्शन जो कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट है, वो अपने स्टेट को दूसरे फॉर्म में चेंज कर लेता है। दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट। और चेंज इन स्टेट के कई सारे एग्जांपल्स है जो अभी हम आपको करके यहाँ पे
समझाने वाले। तो सबसे पहले हम चेंज इन स्टेट का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, बिकॉज सब्जेक्टिव पेपर में डेफिनेशन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली क्लास 9th का है, आप जाकर के क्लास 9th का लेक्चर एक बार चेक कर लेंगे। नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट। सो अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल reaction that involves a change in physical state like gas to solid, comma, solid to liquid, comma, liquid to gas, etc. ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि मैं अगर गैस टू सॉलिड बोल रही हूँ तो सॉलिड टू गैस नहीं हो सकता, या अगर मैं सॉलिड टू लिक्विड बोल रही हूँ तो लिक्विड टू सॉलिड नहीं हो सकता, या मैं अगर लिक्विड टू गैस बोल रही हूँ तो गैस टू लिक्विड नहीं हो सकता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी है, बट इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। मतलब अगर आप गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप सॉलिड को भी अगेन गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप सॉलिड को लिक्विड बना सकते हो तो आप लिक्विड को भी सॉलिड बना सकते हो, एंड अगर आप लिक्विड को गैस बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप गैस को लिक्विड भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम फेज चेंज या जब हम स्टेट चेंज देखते हैं तो इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट से भी आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट योर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, so a chemical reaction that involves a change in physical state like gas to solid, solid to liquid, liquid to gas, etc. is an example an example of change in state reaction, full stop। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। अब मैं आपको कुछ ऐसे रिएक्शंस लिख के दिखाती हूँ जो कि आप याद भी रख सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हेल्प यू एग्जाम में भी। एग्जाम में हो सकता है कि आपसे वो 2 या 3 ऐसे एग्जाम्पल्स पूछ ले जहां पर आप चेंज इन स्टेट आपको स्पेशली वहां पे आइडेंटिफाई करना हो, या चेंज इन स्टेट के आपको एग्जांपल्स लिख के दिखाने हो। तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ जो बहुत बेसिक एग्जांपल है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, हम सब जानते हैं अमोनिया गैस के बारे में। ठीक है, हम ले रहे हैं अमोनिया गैस, और जैसा आप देख सकते हो मैं अमोनिया गैस लिख रही हूँ, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला में क्या लिखूंगी, NH3, और यहाँ पर ब्रैकेट में ऑब्वियसली गैस। इस अमोनिया गैस को हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक गैस के साथ। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो होता है, हम मतलब बेसिकली HCl इज अ एसिड, तो हमें मोस्टली HCl एसिड के टर्म में याद रहता है। हम जानते हैं कि एसिड का जो स्टेट होता है वो एक्वस होता है, क्योंकि HCl जहां पर भी हम यूज करते हैं हम उसको एज अ एसिड यूज करते हैं। यहाँ पर भी HCl एक एसिड ही है, पर फर्क इतना है कि HCl यहाँ हम गैसियस फॉर्म में लेंगे, एक्वस फॉर्म में नहीं लेंगे। तो जब आप ये रिएक्शन लिखेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है। सो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, गैस। सो ऑब्वियसली प्लस HCl गैस, ये आपका रिएक्टेंट है ना। ऑब्वियसली जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे। प्रोडक्ट में हमें मिलने वाला है अमोनियम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड विच इज अ सॉलिड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बेसिकली सॉलिड या क्रिस्टल के फॉर्म में आपको मिलता है। अमोनियम क्लोराइड का जब आप देखेंगे लैब में तो यू विल सी द क्रिस्टल, सो क्रिस्टल इज बेसिकली सॉलिड। तो इसीलिए हम यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लेते हैं NH4Cl, एंड दिस इज सॉलिड। तो सॉलिड के लिए मैंने S लिखा है। अब आप देख सकते हैं रिएक्टेंट में हमारे पास गैसेस थे, ठीक है, बट जब हमने फाइनल अपना इक्वेशन तैयार किया है तो हमारे पास इक्वेशन में क्या है, रिएक्टेंट गैस और प्रोडक्ट सॉलिड। अब इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल है।
जैसे एक एग्जांपल अभी आप गर्मियों के दिन में देखने वाले हो अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, आप वाटर को लिक्विड रखते हो, वाटर जब फ्रीज हो जाता है तो फ्रीज होके वो सॉलिड बन जाता है। जैसे ही आप उस सॉलिड वाटर को या उस सॉलिड आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रखते हो, धीरे धीरे यू विल सी कि वो जो सॉलिड आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होके रूम टेम्परेचर पर आते आते प्रॉपर लिक्विड बन जाता है। ठीक है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। जैसे लेट्स से हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है। सो अल्कोहल जो है वो अल्कोहल लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है और अल्कोहल वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। अल्कोहल जो है वो लिक्विड से वेपर में भी जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं खासकर जब इवेपोरेशन होता है। ठीक है। लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड अल्कोहल converts into gaseous alcohol। मतलब मेरे पास अल्कोहल एज इन इथानॉल। ठीक है। जो कि आपको कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में प्रॉपर पढ़ना है, बट अभी के लिए आप अल्कोहल का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। दिस इज लिक्विड। आप जब इसको इवेपोरेट होने दोगे तो आपको क्या मिलेगा? C2H5 अगेन OH, बिकॉज अल्कोहल का बेसिक फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा है, इसका बस स्टेट चेंज हो रहा है। तो ये लिक्विड से क्या बन गया? गैस। जैसे वाटर जब फ्रीज होता है तो वाटर का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। वाटर जो है वो H2O ही रहेगा, इट्स जस्ट दैट वाटर का स्टेट चेंज हो गया। राइट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर अल्कोहल का स्टेट चेंज कर लिया। ऐसे और भी बहुत सारे आपको मिल सकते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है। जो आप अपने बुक्स में आप देखोगे, आगे अभी हम सॉरी आगे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप वहां पे देख सकते हो ऐसे वाले एग्जाम्पल्स। ठीक है। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आराम से डिस्कस कर लिए विथ प्रॉपर एग्जाम्पल एंड विथ डेफिनेशन। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट फेज में एंटर करते हैं। सो नेक्स्ट फेज क्या है? नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में सीखना है बैलेंसिंग, जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत पीछे बताती हुई आई हूँ, लेकिन अब हम प्रॉपर बैलेंसिंग सीखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत सारे फॉर्मूलाज या बहुत सारे इक्वेशंस को लिख के बैलेंसिंग करने की कोशिश करें। ठीक है। सो सबसे पहले तो अ, आपको ये जानना पड़ेगा कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट व्हाई। ठीक है। हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं अ, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हमें पता है क्लास नाइन्थ में हमने पढ़ रखा था, आपने चैप्टर थर्ड में पढ़ा होगा, जिसमें हम डाल्टन एटॉमिक थियरी पढ़ते थे। ठीक है। सो बेसिकली डाल्टन्स के 6 पोस्टुलेट थे। अगेन अगर आपको नहीं याद है तो आप जा करके एक बार नाइन्थ का अपना रिवीजन कर लेंगे। तो आपने पढ़ा है डाल्टन एटॉमिक थियरी। डाल्टन एटॉमिक थियरी में एक बहुत अच्छा उनका पोस्टुलेट है जिसमें उन्होंने बताया है कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अगर इतना भी नहीं याद है तो उसकी जस्ट बाद आपको एक और चीज जो कि अगेन डाल्टन के ही पोस्टुलेट से लिया गया है, बट क्लास नाइन्थ में इस टॉपिक को आपको अलग से ही पढ़ाया गया होगा, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। याद करो, आपको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये दो लॉज आपको केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाए जाते हैं। सो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जितना मास हमने रिएक्टेंट साइड पर लिया है उतना ही मास हमें प्रोडक्ट साइड पर मिलना चाहिए, तभी तो हमारा मास कंजर्व हुआ। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के मास में डिफरेंस आएगा दैट मीन्स कहीं पर हमारा जो मास है वो अनकंजर्व्ड, या फिर कहीं पर हमारा मास ज्यादा या कम हो रहा है, विच मीन्स कि ये डाल्टन के लॉ को या फिर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि द मास ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन है जहां की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस सेम नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स वो रिएक्शन, वो इक्वेशन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसीलिए हम जितने भी रिएक्शंस लिखते हैं उसमें ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप उस रिएक्शन को बैलेंस करें। ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं
balancing of chemical equation. Now it is very, very easy, and the more you practice, the more you will be, getting better with this, because हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का रट्टा नहीं लगा सकते. हमें कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, सो दैट एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, ठीक है, आप उसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकें. तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी हूँ. एंड ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, बट इतने क्वेश्चंस सिर्फ एनफ नहीं होंगे. आपको बाकी के क्वेश्चंस खुद से भी या प्रॉपर क्लास अटेंड करके सॉल्व करने होंगे. तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होता कैसे, या हाउ डू आई नो दैट सम इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट. तो इफ यू हैव टू चेक दैट वेदर द इक्वेशन गिवन इन फ्रंट ऑफ यू इज बैलेंस्ड और नॉट, व्हाट यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स, है ना. तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी वाई बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट. सो बैलेंसिंग of chemical equation is always important because we know that all the equations or reaction obeys the law of mass conservation. अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या था, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ सो दैट आपको ये ध्यान रहे कि हम आगे जो भी काम करेंगे हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वी हैव क्या, mass of reactant is equal to mass of product. ठीक है, अब मास हमें कैसे पता चलेगा. मास जानने के लिए हम क्या करते हैं भाई, मास जानने के लिए हमें एटम्स पता होने चाहिए. अगर रिएक्टेंट साइड के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हम जानते हैं, तो हम नंबर ऑफ एटम्स से मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रही हूँ O2, तो O2 का मतलब क्या है, अगर मैं रिएक्टेंट के साइड पर लिख रही हूँ O2, तो O2 का मतलब क्या होता है, O2 का मतलब होता है कि 2 ऑक्सीजन एटम. और हमें पता है कि 1 O एटम मतलब 1 ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम का होता है. तो अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम है तो ये 32 ग्राम हो गया. ठीक है, अगर इधर मैंने लिख दिया CO2, ठीक है, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने एटम है, 1 कार्बन एटम. 1 कार्बन एटम इज इक्वल्स टू हाउ मच, 12 ग्राम, राइट. और मेरे पास 2 ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मतलब 2 इंटू 16 विच इज 32 ग्राम. अब आप देख सकते हो इधर टोटल मास सिर्फ 32 ग्राम है, एंड यहाँ पर 32 प्लस 12 ऑल्सो. तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है. ठीक है, ये कोई बहुत आइडियल एग्जाम्पल नहीं है, बट इट इज जस्ट अ बिगिनिंग सो दैट मैं आपको ये चीजें समझा सकूं. अगर यहाँ मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट अनइक्वल होता है, तो मतलब वो रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता. एंड हमें पता है कि हम जितने भी रिएक्शन नेचर में भी देखते हैं, जितने भी रिएक्शन हम लैब में कंडक्ट करते हैं, जितने भी रिएक्शन अभी तक हमने आपको पढ़ाए हैं, ऑल द रिएक्शन ऑलवेज ओबे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन. इसका मतलब कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये रिएक्शन नहीं लिख सकते.
राइट। और मास जानने के लिए हमें क्या जानना होता है, नंबर ऑफ एटम्स। तो ये तो बात हो गई कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, क्योंकि नेचर कभी भी किसी अनबैलेंस्ड रिएक्शन को फेवर नहीं करता। एंड अनबैलेंस रिएक्शन जो है वो बहुत अनस्टेबल भी होते हैं। सो स्टेबिलिटी की वजह से भी हमें रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना होता है। अब हम बात करते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे दैट वेदर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो आइए अगली बात करते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। अब इतनी बात हमने कर ली है तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन इक्वेशन चेक करने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स चेक करना पड़ेगा। सो एन इक्वेशन दैट हैज equal number of atoms of each element on both the sides. Both the side means reactants and products of the equation is called a balanced equation. ठीक है, जिस भी साइड में नंबर, जिस भी रिएक्शन में सॉरी नंबर ऑफ reactants के एटम एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के एटम आर इक्वल, दैट मीन्स इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। तो हम इसका फॉर्मेट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ गैस ऑब्वियसली, तो हम यहाँ पर गैस लिख रहे हैं एंड इसका नाम भी आपको याद होना चाहिए, C for carbon, and because there is only one oxygen, so that's why we were going to write monoxide. अगर दो होता है तो डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने ट्रीट किया हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को हम H2 लिखेंगे, बिकॉज ऑल दी गैसेज आर डायटोमिक एक्सेप्ट द इनर्ट गैस, तो हम H2 लिखेंगे। दिस इज हाइड्रोजन। ओके, जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो आपको मिलता है मीथानॉल या मिथाइल अल्कोहल। बेसिकली रिएक्ट एज इन कि हम इसको अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और कुछ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं ना। व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज बेसिकली सब्सटेंस जो कि आपके रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कर देता है। मतलब जैसे कोई रिएक्शन अगर आधे घंटे में हो रहा होगा, तो अगर आप उसमें कैटलिस्ट ऐड कर देते हो तो वो रिएक्शन आधे घंटे के बदले शायद 15 या 10 मिनट में हो जाए। तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, CrO3। अब हम इसका रिएक्शन लिखते हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट CH3OH विच इज मिथाइल अल्कोहल या फिर मिथानॉल, मिथानॉल। ये हम आपको लिखना सिखाएंगे आपके केमिस्ट्री के सबसे लास्ट चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, किस तरीके के कंपाउंड्स को हम नेम कैसे करते हैं। अब आप यहाँ पे बैलेंसिंग ऑब्वियसली आप चेक कैसे करेंगे नाउ, ध्यान से देखिए। जब भी आपको बैलेंसिंग चेक करना होगा तो आप दो इस तरीके के कॉलम्स क्रिएट करेंगे। एक साइड पर आप लिखेंगे रिएक्टेंट एटम्स, जैसे मैं यहाँ पर एक कॉलम बना रही हूँ। एक साइड पर हम लिखेंगे रिएक्टेंट एटम्स और दूसरी साइड पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट एटम्स। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास कौन कौन से एटम है उनकी बात करते हैं। तो हमारे पास है कार्बन, हमारे पास है ऑक्सीजन एंड हमारे पास है हाइड्रोजन। राइट, पूरे इक्वेशन में आपको यही तीन एटम दिख रहे होंगे। कार्बन कितना है, 1 एटम। ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम। एंड हाइड्रोजन कितना है, H2 है, तो 2 एटम्स। ओके, अब हम आते हैं प्रोडक्ट साइड पे।
प्रोडक्ट साइड पर कार्बन कितना है 1, बिकॉज आपको सिर्फ यहाँ पे लाइक 1 C दिख रहा है तो आप लिखोगे 1 एटम, राइट। आपको ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन भी सिर्फ 1 है, तो लाइक देर इज ओनली 1 O, तो आप लिखोगे 1 एटम ऑक्सीजन की कंडीशन में। एंड लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर 1 मोर है, सो देर आर टोटल 4 एटम्स। अब आप देख सकते हो बहुत आराम से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन 1 यहाँ और 1 यहाँ, बैलेंस। ऑक्सीजन 1 यहाँ 1 यहाँ, अगेन बैलेंस। बट हाइड्रोजन जो है, इसमें यहाँ पर 2 एटम्स है और यहाँ पर 4 एटम, ये तो अनबैलेंस हो गया। तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में एक चीज सिखाई थी कि आप एटम्स के नंबर को इंक्रीज कर सकते हो बाय मल्टीप्लिकेशन, पर आप एटम के नंबर्स को डिक्रीज नहीं कर सकते। क्या मतलब है इस बात का? अगर मेरे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है तो मैं 2 को 4 बना सकती हूँ, बट मैं इस 4 एटम को 2 एटम नहीं बना सकती। मतलब डिक्रीज करना या डिवाइड करना मेरे रूल के अगेंस्ट। जो केमिकल इक्वेशन आप जब बैलेंसिंग करते हो तो जो ऑलरेडी चीजें यहाँ पे दे रखी है आप उसमें से कुछ भी डिक्रीज नहीं कर सकते, बट इंक्रीज करना पॉसिबल है। तो अगर मैं इस 2 को 4 बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, अब हाइड्रोजन जो नया हाइड्रोजन हो जाएगा वो कितना होगा, 4 एटम, और मुझे यही चाहिए था। इसका मतलब मैंने क्या किया, इस पूरे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाइड्रोजन का जो न्यू कोफिशिएंट होगा वो 2 है। अब आप चेक कर सकते हैं, आप देखिए, 1 कार्बन 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 3 + 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 × 2 दैट इज 4 हाइड्रोजन। ओवरऑल आपका जो रिएक्शन है वो बैलेंस, मतलब ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को प्रॉपर्ली ओबे कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई दूसरा रिएक्शन यहाँ पर करके दिखाऊं, लेट्स से हम ये वाला भी बहुत सिंपल ही करते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके हम लेवल अप करेंगे। लेट्स से मेरे पास ये एक बहुत ही फेमस, क्लास 10th में तो बार बार इस रिएक्शन का जिक्र होगा, केमिस्ट्री में ही नहीं बायो में भी। मैं यहाँ पर वो रिएक्शन लिख रही हूँ। हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ कंबाइन करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, वाटर लिक्विड। अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है, ये बनाएगा ग्लूकोज विच इज C6H12O6। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ग्लूकोज एक्वस होता है, ये ग्लूकोज है, एंड ग्लूकोज के साथ क्या मिलने वाला है हमको, ऑक्सीजन। अब जैसे ही मैंने इस रिएक्शन को लिखा है वैसे ही आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि दिस रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन ग्रीन प्लांट्स में होता है सो दैट दे कैन गेट देयर फूड, राइट। तो ये बहुत ही मतलब आई वुड से इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैं यहाँ पर लिख भी दे रही हूँ, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लेके सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं बैलेंस है, आइए हम यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख के देख लेते हैं कि रिएक्टेंट में कितने एटम है, प्रोडक्ट में कितने एटम। तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करूंगी, मैं लिख रही हूँ रिएक्टेंट, या ऐसे लिख लीजिए, एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, एंड इधर हम लिखेंगे एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारे पास कौन कौन से एटम है आइए बात करते हैं। वी हैव कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन लिखा। वी हैव ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा। एंड देन वी हैव हाइड्रोजन ऑल्सो।
पूरे रिएक्शन में बस आपको यही 3 एटम्स दिख रहे होंगे, तो हमने इन तीनों को लिख लिया। अब हाउ मेनी कार्बन एटम इज देयर, रिएक्टेंट की बात हो रही है तो रिएक्टेंट के अंदर में 2 एटम। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम इज देयर, 2 + 1, 3 एटम। How many hydrogen atom is there on the reactant side? Obviously 2 atom. Now same thing we are going to repeat on the product side. So product side में number of carbon atoms you can see 6. So I'm going to write 6 atom. ठीक है. Number of oxygen atom you can see यहाँ पे 6 है and then we have like 2, so that this is 8 atom. And number of hydrogen is obviously 12 atom. So आप देख सकते हो there is a huge like difference between the number of atom on the reactant as well as product side. इसका मतलब ये इक्वेशन कहीं से बैलेंस नहीं है, अब हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। ओके, हम जब इस तरीके के मतलब ऊपर वाले रिएक्शन में क्या था कि पहले से कुछ चीजें बैलेंस थी और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को हमें बैलेंस करना था, विच वॉज इजी फॉर अस। यहाँ पे 3 एटम दिए गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड तीनों में से कोई भी एटम बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करें। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 12 है। मैंने क्या बोला था कि हम ज्यादा को कम नहीं कर सकते, मतलब 12 को हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, 12 को हम 2 नहीं बना सकते, पर हम 2 को 12 बना सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 बन गया। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट में जहां पर हाइड्रोजन है वहां पर मुझे सामने क्या लिखना पड़ेगा, 6। तो मैंने 6 लिख दिया। अब जैसे ही मैंने 6 लिखा, आप एक चीज देखो, कुछ चीजें चेंज हो गई। पहले यहां पर सिर्फ 3 ऑक्सीजन एटम था, जैसे ही मैंने 6 लिखा तो भाई ये जो हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन है इसके नंबर कितने हो गए, 6। और ये कार्बन वाले के साथ जो ऑक्सीजन है इसके नंबर 2। मतलब अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 3 को मैं हटा दूंगी और मैं अब यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 2 एटम प्लस 6 एटम, विच इज इन टोटल 8 एटम। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, जैसे हमने हाइड्रोजन को 12 बनाया, वैसे ही ऑक्सीजन भी अपने आप ही बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के लिए हमें कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ी। जैसे हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बन एटम की। नाउ कार्बन एटम यहाँ पे 6 है और यहाँ पर सिर्फ 2 है। बहुत ही सिंपल सा आपको सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, सॉरी माय बैड, यहाँ पे कार्बन एटम 1 है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे कार्बन एटम 1 है और यहाँ 6 है, तो 1 को हम 6 बना सकते हैं। कैसे? अगर हम 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, इसका मतलब मुझे यहाँ इसके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड के सामने 6 लिखना पड़ेगा। तो हमारा कार्बन भी बैलेंस हो गया, हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। मतलब ओवरऑल ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था, जिसमें कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हमने ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था, इट वाज एन अनबैलेंस्ड रिएक्शन। इस अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हमने इस तरीके से बैलेंस कर, ठीक है। अब एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, दोनों साइड पर इक्वली बैलेंस है। इसी तरीके के बैलेंसिंग के और भी क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में आगे कराऊंगी, पर आज के क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। Thank you all of you for attending the class today. Hope you have a good day.